हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है विलयन। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको ठोस अवस्था के दो पार्ट बताए थे। ठीक है, एक पार्ट 1 आया था ठोस अवस्था का और एक पार्ट 2 आया था ठोस अवस्था का। क्लियर है। आज हम लोग विलयन के बारे में देखेंगे। तो विलयन आपको पता है कि जैसे कि विलयन जो होता है वो कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक, और अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि जो विलेय और विलायक ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो बन जाता है क्या आपका विलयन बन जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो आप ये कह सकते हैं जैसे कि शक्कर और पानी का घोल जो है वो एक विलयन का एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि जो शक्कर होता है उसकी मात्रा क्या रहेगी, कम रहती है। ठीक, और जो पानी होता है उसकी मात्रा क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। ठीक, तो जिस चीज़ की विलयन में मात्रा कम होती है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, विलेय। ठीक, और जिसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा होती है उसको हम लोग बोल देते हैं विलायक। ठीक है, तो विलेय और विलायक जब दोनों मिल जाते हैं तो उससे बनता है क्या हमारा यौगिक विलयन बनता है। ठीक है, विलयन कई प्रकार का होता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, पहले तो विलयन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं हम लोग। ठीक, और देखिए जो मैंने भी आपको बताया थी कि विलेय प्लस विलायक दोनों को मिला के बन जाएगा क्या, विलयन बन जाएगा। ठीक, बस ये ध्यान रखना है कि विलयन वो चीज़ है जिसकी क्या होती है, विलयन में सांद्रता कम रहती है। तो विलयन में सांद्रता कम होगी तो कहलाएगा क्या, विलेय कहलाएगा। अधिक हो जाएगी सांद्रता तो कहलाएगा क्या आपका विलायक कहलाएगा। ठीक, अच्छा, फिर आ जाता है विलयन के प्रकार। तो विलयन कई प्रकार का होता है आपका। ठीक है, विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है आपका तन विलयन, फिर है आपका सांद्र विलयन, फिर है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, परम संतृप्त विलयन, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक, इतने तरह के विलयन को हम लोग देखते हैं। तो पहला हम उठाते हैं तन विलयन। ठीक, तन विलयन क्या होता है कि आपको पता होगा कि वो विलयन जिसमें क्या होता हो कि जो विलेय है उसकी सांद्रता क्या होती हो, कम होती हो, और विलायक की सांद्रता अधिक होती हो। ठीक है, क्या कहेंगे, विलेय की सांद्रता कम होती है और विलायक की सांद्रता अधिक होती है, वो कहलाता है क्या हमारा तन विलयन कहलाता है। क्लियर है। ठीक, फिर आ जाता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन कह सकते हैं क्या हम लोग, सांद्र विलयन कहलाएगा आपका वो चीज की जैसे विलेय की सांद्रता क्या हो जाएगी, इसमें अधिक हो जाएगी। ठीक, विलायक की सांद्रता कम हो जाएगी एज कंपेयर टू किसके, तन विलयन के। ठीक है, क्लियर है। तो उसको कह देंगे क्या हम लोग सांद्र। समझ में आ रहा है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कौन सा, संतृप्त विलयन। ठीक, अब संतृप्त विलयन क्या होता है तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि वह विलयन जिसमें क्या हो जाता हो कि आप कह सकते हैं कि जो उसके अवयवी घटक होते हैं, ठीक, अवयवी घटकों के मध्य में सिंगल बॉन्ड लगा होता है, एकल बंध अगर लगा है तो भी उसको हम लोग कह देते हैं क्या, संतृप्त विलयन। क्लियर है। और अगर यही चीज अगर हम कह दें कि द्विबंध या त्रिबंध लगा होगा तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या, असंतृप्त विलयन। ठीक, जैसे इसके आगे दिया हुआ है आपका असंतृप्त विलयन। ठीक, अच्छा, फिर आ जाते हैं टर्म देखिए यहाँ पे परम संतृप्त विलयन दिया हुआ है। परम संतृप्त विलयन का मतलब क्या हो जाएगा कि यानी संतृप्त और असंतृप्त दोनों की जो श्रेणी है उससे क्या हो जाएगा, उच्च श्रेणी में चला जाएगा। अब इसको अगर हम लोग एक कॉमन एग्जांपल से देख लें तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग ने मान लीजिए पानी था। ठीक है, अगर हम 500 ml पानी में 100 ग्राम शक्कर घोल देते हैं। ठीक है, कितना, 500 ml पानी यानी आधा लीटर पानी में करीब करीब हम लोग 100 ग्राम शक्कर घोल देते हैं तो जो विलयन हमारा बनता है आप देखोगे आसानी से वो घुल जाता है, उसमें कुछ हम लोग को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब आसानी से वो घुल रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, तनु विलयन कह देते हैं। क्लियर है। अच्छा, फिर आ जाता है क्या आपका असंतृप्त। तो असंतृप्त कैसे देख सकते हैं कि अगर हम उसी जो अभी शरबत टाइप का जो आप बता रहे हैं कि बन सकता है, जैसे कि जब शक्कर डालेंगे पानी में कॉमन सी बात है कि शरबत बनता है, लेकिन हम लोग उसको विलयन कंसीडर करते हैं क्योंकि विलयन ही है। ठीक है, एक विलेय है दूसरा विलायक है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि जो विलेय होगा यहाँ पर उसी 100 ग्राम शक्कर में वही 100 ग्राम शक्कर घुली हुई है उसी वाले विलय में जो भी पहले बनाया हम लोगों ने, और उसमें 500 ml पानी था, लेकिन हम और 100 ग्राम ऐड कर दी उसमें हम लोगों ने। क्या कर दिया है, 100 ग्राम और ऐड कर दिया है। ठीक है, तो उससे बन जाएगा क्या, 200 ग्राम हो गया विलय यहाँ पर, लेकिन वो विलायक जो था वो 500 ml रह गया। ठीक, तो अब ये जो मात्रा बढ़ गई है तो इसमें हम लोग को जब घोलेंगे तो देखेंगे आप कुछ थोड़ा सा जो शक्कर होगा वो नीचे तली में उसके बैठ जाएगा, पूरा तरह से नहीं घुल पाएगा। ठीक है,
तो अब उसको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ी, जैसे हम लोग कोई विलोडक ले सकते हैं, विलोडक कह सकते हैं जैसे कि स्टाइरर, उसको घुमाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, या उसको हम लोग ताप दे करके गर्म कर सकते हैं जिससे घुल जाएगा। जैसे अभी आप उसको बर्नर पे रख दीजिए, गर्म हो जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। क्लियर है? तो वो भी कहलाएगा क्या हमारा असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक, यानी क्या कह सकते हैं कि जब विलेय को विलायक में घोलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो ताप हो, विलोडक हो, तो वो सब कहलाता है क्या हमारा असंतृप्त विलयन में आ जाता है। ठीक, परम संतृप्त में ये चीज क्या हो जाएगी कि जब उसी 200 ग्राम, अब यहाँ देखिए शक्कर हो चुकी है, ठीक है। अब अगर हम इसमें 100 ग्राम और ऐड कर दें, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि जब वही 500 ml पानी है, ठीक है, तो अगर आप इसको बर्नर पे आप रख के गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा कि जब तक माध्यम मिल रहा है तब तक तो ये सही रहेगा, ठीक है, घुला रहेगा। लेकिन जैसे ही आप बर्नर को बंद करोगे, यानी ताप देना उस पर बंद कर दोगे, तुरंत ही वो क्या हो जाएगा, आपका ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा वो चाशनी जो होती है शक्कर की, ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है, इसमें आपके परम संतृप्त विलयन में आ जाती है। क्लियर है? जैसे आप घरों में देखते होगे कि जैसे कोई पकवान वगैरह बना तो उसमें आप देखते हो बहुत ज़्यादा उच्च श्रेणी की चाशनी डाल दी जाती है कभी कभी, ठीक है, तो वो देखा होगा बहुत वो हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे परम संतृप्त विलयन बन गया। समझ में आ रहा है? समझ जहाँ तक आया होगा आपको कि क्या हो जाएगा कि संतृप्त में क्या हो रहा है कि जब आप कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है विलेय को विलायक में घोलने के लिए, तो वो संतृप्त हो रहा है। ठीक, या फिर आप कह सकते हैं कि एकल बंद हो ये, तो भी वो कहलाएगा संतृप्त विलयन। ठीक, दूसरी बात, असंतृप्त में क्या हो रहा है कि यहाँ पर द्विबंध या त्रिबंध हो जाएंगे, ठीक, या फिर किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता हो रही है विलेय को विलायक में घोलने के लिए। क्लियर है? अच्छा, फिर अपरन संतत में क्या है कि माध्यम की आवश्यकता तो है, लेकिन जब तक माध्यम कार्य कर रहा है तभी तक क्या हो जाएगा कि वो विलेय जो होगा विलायक में आसानी से घुल रहा होगा, अन्यथा नहीं घुलेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, फिर आ जाता है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है कि वे विलयन जो स्थिर ताप और दाब पर क्या करते हो, राउल्ट के नियम का पालन करते हो। ठीक है, क्या कहेंगे कि वे विलयन जो स्थिर ताप और दाब पर क्या करते हो, राउल्ट के नियम का पालन करते हो। ठीक, या आप भी कह सकते हैं कि वे विलयन जो आदर्श गैस समीकरण को फॉलो करते हो। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है ये आपको पता होगा कि आदर्श गैस समीकरण का एक छोटा सा समीकरण था क्या, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, अब जहाँ पे आपने देखा होगा कि जब PV कैपिटल में लिखा होता है, फिर स्मॉल n होता है, फिर कैपिटल R होता है, फिर कैपिटल T होता है। ठीक है, तो जो स्मॉल n हो जाता है आपका वो नंबर ऑफ मोल्स में चला जाता है। ठीक है, अणुओं की संख्या हो जाती है वहाँ पे, मोलों की संख्या। क्लियर है? अच्छा, फिर आ जाता है, यानी क्या बना आदर्श विलयन आपका कि वह विलयन जो क्या करता हो, स्थिर ताप और दाब पर क्या करता हो, राउल्ट के नियम का पालन करता हो, वो कहलाता है आदर्श विलयन। अब दूसरा आ जाता है अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन में क्या हो जाएगा कि वह विलयन जो क्या करता हो कि राउल्ट के नियम का पालन ना करता हो, वो कहलाएगा क्या आपका अनादर्श विलयन। इसका जस्ट अपोजिट ही है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे आपका क्या आ जाएगा, विलेयता क्या होती है। तो विलेयता क्या है, आपको पता है कि एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। क्लियर है? क्या हो जाएगा, ऐसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि जो कोई जो विलेय होगा उसकी जो विलायक में घुलने की क्षमता है वही उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्लियर है? चलिए। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे आपका आ जाता है मोलरता। तो मोलरता क्या है ये भी आप देख सकते हैं। मोलरता क्या हो जाता है कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक, क्या कहेंगे, 1 लीटर विलयन में जो उसमें उपस्थित उसके मोल होंगे उन मोलों की ही संख्या कहलाती है, घुले हुए मोलों की संख्या उसकी विलेयता कहलाती, वो मोलरता कहलाती है। ठीक है, फिर आ जाएगा क्या आपका मोललता क्या है। अच्छा देखिए, मोलरता और मोललता में जरा सा डिफरेंस। ठीक है, अगर इसमें देख लें तो यहाँ रा यहाँ ला लगा है, ठीक है, पर जरा सा है, पर अंतर इसी डेफिनेशन में फिर इसकी वजह से आ जाएगा क्या कि यहाँ पर 1 लीटर आयतन था, यहाँ पर क्या 1 किलोग्राम विलायक के साथ घुले हुए विलेय के पदार्थ के मोलों की संख्या कहलाती है क्या, उसकी मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता। मोलरता में आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर है विलयन, ठीक है, और मोललता में क्या हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम, वो भी विलायक की संख्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखने वाला रहता है। फिर आएगा क्या आपका नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्लियर है? क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी 1 लीटर है, यहाँ पर भी 1 लीटर है। ठीक, तो ये थोड़ा सा मैच करता मिल जाता है आपको। ठीक, लेकिन बस अंतर क्या, यहाँ पे क्या उपस्थित मोलों की संख्या और यहाँ पे क्या बोल दिया, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बोल दिया गया है।
ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको तो देख लीजिएगा कि मोलरता जो है उसमें आपका क्या हो रहा है कि मोलों की संख्या को बोला गया, 1 लीटर विलयन ही है लेकिन उसमें घुले मोलों की संख्या को बोला गया है क्या, मोलरता। ठीक है, और जब नॉर्मलता में जाएंगे तो 1 लीटर ही है विलयन, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बोल दिया गया है क्या आपका, नॉर्मलता बोल दिया गया। ठीक है, और मोललता में क्या डिफरेंस, तो मोललता आपका क्या हो जाएगा कि 1 किलोग्राम विलायक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम में हो जाएगा वहां पर। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है क्या, फॉर्मलता आ गया। फॉर्मलता टर्म में क्या बताएंगे हम लोग, तो फॉर्मलता में कह रहा है कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलयन के ग्राम सूत्र भारों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। क्या कह रहा है, ग्राम सूत्र भारों की संख्या कह रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर। फिर कह रहा है परासरण क्या होता है, तो परासरण आपको ध्यान है क्या होता है, परासरण क्या चीज होता है कि जब 2 या 2 से अधिक विलयनों का प्रवाह करा जाता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, किसके द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से। फिर से देख लीजिएगा एक बार क्या, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जब प्रवाह किया जाता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से, तो वो कहलाता है क्या, हमारा परासरण कहलाता है। और इस प्रक्रिया के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है वो कहलाता है क्या, परासरण दाब कहलाता है। क्लियर है, अब यही देख लीजिए आप क्या बताया क्या, कि 2 या 2 से अधिक विलयनों का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, परासरण कहलाती है, तथा इसके लिए आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, इसको अगर आप एक एग्जांपल से देखना चाहो तो ऐसा कुछ भी देख सकते हो, जैसे मान लीजिए चाय छाना आपने, ठीक है, घरों में चाय कॉमन सी चीज़ है, ठीक है, बनती रहती है, तो आपने चाय छाना, तो जब जिस उसमें आप कप में छान रहे हो चाय को, चाय मान लीजिए आपके फ्राई पैन में मान लीजिए 2 कप है, ठीक है, और आपने 1 कप में छाना, उसमें 1 कप छाना आपने किससे, छन्नी से छाना। तो जब छन्नी से आप चाय को छान रहे हो उस पर्टिकुलर कप में, ठीक है, तो आपने छान के जैसे रखा, और मान लीजिए इत्तेफाक से आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और उसमें, या आपका ध्यान कहीं दूसरी तरफ गया और चाय में क्या पड़ गया, कोई चीज़ गिर गई, या कोई जैसे मान लीजिए छानने समय कोई चीज़ रह गई उसमें, ठीक है, तो या कप में पहले से पड़ी थी कोई चीज़, तो अब आप क्या करोगे उसको, तो या तो एक विकल्प है आपके सामने, आप क्या करो, उसको निकाल करके आप उसको अलग कर दें। ठीक है, दूसरी बात क्या हो सकती है कि उसी को अगर आप चाय को छान दिए, ठीक है, उसी फ्राई पैन में दोबारा, और जो अशुद्धि आपको मिली थी चाय में वो क्या रह गई, आपके छन्नी में रह गई। ठीक है, तो यही हो गया क्या आपका परासरण। कैसे देख सकते हैं कि जो छन्नी है वो अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई आपकी। ठीक, आपने जिस चाय में अशुद्धि हो गई थी उस चाय को वापस आपने छाना फ्राई पैन में, तो आपकी कप में जो सांद्रता है वो क्या है, कम है, एज कम्पेयर टू किसके, वहाँ जैसे फ्राई पैन मान कर सकते हैं 2 या 2.5 कप के आसपास सांद्रता रही हो अगर चाय की टोटल, ठीक है, और आपके कप में तो 1 ही कप है या आधा कप ही आपने मान लीजिए छाना था। ठीक है, अब उसको जब आप वापस छान रहे हो तो वहाँ सांद्रता अधिक है, कहाँ पर, फ्राई पैन में, ठीक है, और आपकी चाय में सांद्रता क्या है, कम है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब विलयन का प्रवाह होगा, और अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी हो गई वहां पर, आपकी छन्नी हो गई। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से आपने विलयन का प्रवाह किया है, तो ये कहलाता है क्या, परासरण कहलाती है प्रक्रिया। और इसके लिए जितना कुछ दाब लग रहा है उस कहलाता है क्या, आपका परासरण दाब। समझ में आया, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस कह देते हैं, इस प्रोसेस को ही, परासरण को ही हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से भी जानते हैं, और परासरण दाब जो हो जाएगा वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ठीक, इसी का एक जस्ट अपोजिट होता है विसरण। विसरण में देखिए क्या है, तो विसरण में कह रहा है 2 या 2 से अधिक विलयनों, क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक विलयनों का प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, तो कहलाता है क्या, विसरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहेंगे कि विसरण में क्या हो जाएगा कि 2 विलयनों का प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, तो कहलाता है क्या, विसरण कहलाता है। क्लियर है। अच्छा, विसरण में और परासरण में आपने एक छोटा सा ये ध्यान दिया होगा कि अभी जो परासरण मैंने आपको बताया, तो परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना क्या था, आवश्यक था। ठीक है, जबकि विसरण में क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली का होना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलयन का प्रवाह हो रहा है, जबकि परासरण में क्या बताया था कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलयन का प्रवाह हो रहा है। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, विसरण का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल विसरण में जो क्या आ जाएगा आपका कि ऐसे क्या समझ सकते हैं, जैसे धूप बत्ती होती, ठीक है, अब धूप बत्ती को अगर आपने जलाया जाके कमरे में, तो पहले ना जलिए, जैसे कमरे में गए धूप बत्ती लेकर के आप कमरे में स्मेल किया आपने, तो देखा कोई तरह की स्मेल नहीं है। अब जैसे ही आपने धूप बत्ती को जलाया कमरे में, तो कमरे में थोड़ी ही देर बाद क्या हो जाएगा, महक आने लगेगी। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि धूप बत्ती में जो सांद्रता थी वो अधिक थी, क्योंकि आप धूप बत्ती को खाली अगर सूंघते तो उसमें आपको क्या मिलती, महक पहले से मिलती, यानी धूप बत्ती में सांद्रता अधिक है और किसमें, कमरे में सांद्रता कम थी।
तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलयन का प्रवाह या कोई द्रव का प्रवाह या कोई गैस का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें कहलाती हैं क्या, विसरण कहलाती हैं। समझ में आया, क्लियर है। विसरण का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल में आ जाता है कि आपका धूपबत्ती का जलना। ठीक, क्लियर है, चलिए ठीक। तो ये चीज़ें मैंने आपको आज यहाँ बताई हैं। अब आप क्या करिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा।